Hello everyone and welcome to Easy English Literature. In this video we will discuss Matthew Arnold. So let's get started. Matthew Arnold was born in the year 1822 and he died in the year 1888. He was a Victorian poet and critic. उनका एजुकेशन हुआ रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और 1851 में वो एक स्कूल के इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए थे और इस ड्यूटी को उन्होंने 35 इयर्स तक सर्व किया। 1857 में वो एज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री ज्वाइन हुए टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैथ्यू आर्नल्ड को कहा जाता है द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो आप ये ध्यान रखिए कि मैथ्यू आर्नल्ड को क्या कहा जाता है, द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। और इनके अकॉर्डिंग, मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग दो चीज़ें हैं। ये मानते हैं कि द एज ऑफ एक्सपेंशन इज़ फॉलोड एंड एज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि एज ऑफ एक्सपेंशन को फॉलो करता है एज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और ये बिलीव करते हैं कि पोइट्री जो है ना वो ग्रैंड स्टाइल में लिखी जानी चाहिए और लिटरेचर में सीरियसनेस होना चाहिए। देयर शुड बी सीरियसनेस इन लिटरेचर एंड पोइट्री शुड बी इन ग्रैंड स्टाइल। ओके, मैथ्यू आर्नल्ड के जो गॉड फादर हैं वो है जॉन केबल। आप ध्यान रखिए कि मैथ्यू आर्नल्ड के जो गॉड फादर हैं वो है जॉन केबल और ये इन्फ्लुएंस्ड थे बाय जर्मन्स गोएथ एंड फ्रेंच सिनेका। ठीक है, इन दो जनों से, इन दो चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस्ड थे। मैथ्यू आर्नल्ड ने डेवलप किया टचस्टोन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टचस्टोन मेथड, इसका आपको डिटेल स्टडी करना है कि एक्चुअल में टचस्टोन मेथड है क्या। एंड ही डाइड ड्यू टू हार्ट फेलियर ऑन 15 अप्रैल 1888 एट एज ऑफ 65। तो हार्ट फेलियर से एट द एज ऑफ 65 इनकी डेथ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वर्क्स मैथ्यू आर्नल्ड के। तो फर्स्ट वर्क है डोवर बीच। डोवर बीच एक शॉर्ट लिरिक पोएम है, छोटा सा पोएम है। ये इसका जो सीन है, मतलब जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पे आर्नल्ड ने अपना हनीमून सेलिब्रेट किया था और इसकी सेटिंग जो है ना डोवर पोर्ट की है। डोवर पोर्ट की है जो कि कैंट में दिखा रहा है और केलेस को फेस कर रहा है। केलेस यानी फ्रांस में है, उस तरफ वो फेस कर रहा है। ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट है इंग्लिश चैनल का। ठीक है, तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ़ारेनहाइट 451 रे ब्रैडबरी ने गे मोंटेक को कहा कि तुम अपनी वाइफ मिल्ड्रेड और उसके फ्रेंड्स को ना डोवर बीच का एक पार्ट पढ़ के सुनाओ, रीड करके सुनाओ, ताकि उन्हें पता चले लिटरेचर की इम्पोर्टेंस और उन्हें समझ में आए कि बुक्स को बर्न क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, तो रे ब्रैडबरी imposed his protagonist गे मोंटेक to read part of Dover Beach to his wife Mildred and her friends to show them what literature is about and why books should not be burned. नेक्स्ट वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी जो बेसिकली जोसेफ ग्लैनविल का एक वर्क है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ठीक है, जोसेफ ग्लैनविल का वर्क है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। उसके 20th चैप्टर में जो इंसिडेंट दिखाया गया है उस पे बेस्ड है द वर्क स्कॉलर जिप्सी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक यंग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है जिप्सीज़ के साथ रहने के लिए और उनके आर्ट को सीखने के लिए। तो दिस इज़ अबाउट स्कॉलर जिप्सी। नेक्स्ट वर्क इज़ रग्बी चैपल। रग्बी चैपल इज़ बेसिकली एन एलजी जो मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने फादर थॉमस आर्नल्ड के लिए लिखी और ये इसका नाम रग्बी चैपल इसलिए है क्योंकि थॉमस आर्नल्ड जो है ना वो रग्बी स्कूल में हेडमास्टर थे। ओके, तो इसलिए एलजी है ये रग्बी चैपल। नेक्स्ट इज़ सोहराब एंड रुस्तम। एक्सक्यूज़ मी। जब हम सोहराब एंड रुस्तम की बात करते हैं तो फिरदौसिस का एक पर्शियन एपिक है शाहनामा। ठीक है, फिरदौस उसका एक पर्शियन एपिक है शाहनामा। वहाँ के एक एपिसोड को रीटेल करता है सोहराब एंड रुस्तम। ये एक नरेटिव पोएम है जो कि टोटली ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है, अब होता क्या है कि सोहराब जो है वो रुस्तम का इलेजिटिमेट सन है और दोनों ही सोल्जर्स हैं। सोहराब भी और रुस्तम भी दोनों ही वॉर हीरोज़ हैं और सोहराब रुस्तम का इलेजिटिमेट सन है। तो ये फर्स्ट टाइम जब फादर और सन बैटलफील्ड में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को छोड़ देते हैं पीसफुली, कोई फाइट नहीं होती इनके बीच में। सेकेंड टाइम जब ये मिलते हैं तो सोहराब डिफीटेड रुस्तम। सोहराब जो है वो रुस्तम को डिफीट कर देता है, यानी सन अपने फादर को डिफीट कर देता है बट वो उसे मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है। थर्ड टाइम रुस्तम सोहराब को डिफीट करता है बट रुस्तम क्या करता है कि सोहराब को मार देता है और जब वो सोहराब को मार देता है उसके बाद उसके गोल्ड ब्रेसलेट से उसे पता चलता है कि सोहराब तो उसी का बेटा है। नेक्स्ट वर्क इज़ थायरसिस। थायरसिस जो है ये भी एक एलजी है, मैथ्यू आर्नल्ड के फ्रेंड के लिए लिखी गई थी, आर्थर हू क्लॉ।
ओके, आर्थर हुक लॉ, ध्यान रखिए कि थायरसिस किसके लिए एलर्जी है। ये सबसे पहले पब्लिश्ड हुई मैकमिलन्स मैगजीन में, और वर्जिल का जो 7th एक्लॉग है, ठीक है, उसमें जो है ना थायरसिस नाम का एक शेफर्ड है, तो उससे इंस्पायर होकर ये नेम लिया गया थायरसिस। नेक्स्ट वर्क इज टू मार्गरेट कंटिन्यूड। ओके, तो आइसोलेशन टू मार्गरेट, ठीक है, आइसोलेशन टू मार्गरेट मैथ्यू आर्नल्ड का एक वर्क है, उसका सीक्वल है या उसका कंटिन्यूएशन में लिखा गया है टू मार्गरेट, और ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था एम्पेडिकल्स ऑन एटना में। ठीक है, अब ये एम्पेडिकल्स ऑन एटना क्या है, ये मैथ्यू आर्नल्ड का 2nd वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है, मतलब 2nd वॉल्यूम जो उन्होंने पब्लिश करी आर्नल्ड की, जो 9th वर्क मैंने यहाँ पे बताया है वो है एम्पेडिकल्स ऑन एटना, और उसमें पब्लिश हुई थी टू मार्गरेट। तो ये अगर 2nd वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है, तो 1st वॉल्यूम ऑफ पोएम्स क्या है, 1st वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स। ओके, स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स, बट ये क्या है ना, इनको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया था, मार्केट से इसे हटा लिया गया था, क्योंकि ये पब्लिक का ज़्यादा अटेंशन नहीं ले पा रही थी। एक वर्क है आर्नल्ड का अ सदर्न नाइट। इस वर्क में आर्नल्ड जो है अपने ब्रदर को लेमेंट करता है। ठीक है, आर्नल्ड लेमेंट्स द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने ब्रदर की डेथ को लेमेंट करता है इन हिज वर्क अ सदर्न नाइट। अदर वर्क इज़ मीरोप। मीरोप एक ट्रेजेडी है। अब मैथ्यू आर्नल्ड ने कई सारे लेक्चर्स दिए, ओके, बट 2 इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर एंड लास्ट वर्ड ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। तो ये दोनों ही लेक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं, दोनों ही लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का शेक्सपियर, जो कि एक सोनेट है। ओके, शेक्सपियर ये एक सोनेट है। अब मैथ्यू आर्नल्ड मानते थे कि हमारी बॉडी जो है ना 2 फोर्सेस से बनी हुई है। ठीक है, वो मानते थे कि 2 फोर्सेस विच फॉर्म्स द मेन एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के मेन एलिमेंट 2 फोर्सेस से हैं। फर्स्ट है हिब्रिज्म और सेकंड है हेलेनिज्म। तो ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, जो मैथ्यू आर्नल्ड मानते थे कि इन फोर्सेस से हमारे बॉडी के एलिमेंट बने हैं, हिब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। हिब्रिज्म एक्चुअली है द ग्रेट एनर्जी टू एक्ट, और हेलेनिज्म है ग्रेट इम्पल्स टू नो। ये दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखिए, दोनों के की पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। हिब्रिज्म इज़ द ग्रेट एनर्जी टू एक्ट एंड हेलेनिज्म इज़ ग्रेट इम्पल्स टू एक्ट। Hebraism is to see things as they really are and Hellenism is conduct and obedience। ठीक है, Hebraism मतलब होता है कि जैसी चीज़ है वैसे ही उसको देखना है, और Hellenism conduct and obedience। Hebraism is spontaneity of consciousness and Hellenism is strictness of consciousness। ठीक है, Hebraism में spontaneity है consciousness की and Hellenism में strictness है consciousness की। नेक्स्ट वर्क इज़ कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की एक फ़िलासफ़िकल ऐसे है जो आर्ग्यू करता है कि इंग्लैंड की जो सोशल आइडियोलॉजी है, यानी जो सोशल बिलीव्स है, उनको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इट इज़ अ फ़िलासफ़िकल ऐसे आर्ग्यूइंग फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इंग्लैंड्स सोशल आइडियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे कल्चर रिप्रेजेंट करता है द स्टडी ऑफ परफेक्शन को, और एनार्की रिप्रेजेंट करती है द प्रिविलेंट मूड ऑफ इंग्लिश डेमोक्रेसी। तो आपको ध्यान रखना है कि कल्चर किसको रिप्रेजेंट करता है और एनार्की किसको रिप्रेजेंट करता है। ही डिवाइड्स ह्यूमन सोसाइटी इनटू 3 मेन क्लासेस। अब आर्नल्ड जो है ना वो ह्यूमन सोसाइटी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये तीनों क्लासेस के नेम्स भी आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज़ बारबेरियंस, सेकेंड इज़ फिलिस्टीन्स एंड थर्ड इज़ द पॉपुलस। बारबेरियंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एरिस्टोक्रेट्स को, यानी जो हायर पीपल है, हायर क्लास को। फिलिस्टीन्स रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल क्लास, और पॉपुलस रिप्रेजेंट करता है वर्किंग क्लास को। अब कल्चर एंड एनार्की का एक फेमस फ्रेज़ है स्वीटनेस एंड लाइट। तो ये फ्रेज़ भी आपको ध्यान रखना है, स्वीटनेस एंड लाइट इज़ फ्रॉम कल्चर एंड एनार्की। नेक्स्ट वर्क इज़ एसे इन क्रिटिसिज्म। एसे इन क्रिटिसिज्म जो है ना उसके 3 फेजेस हैं, और हर फेज़ के कुछ इंपॉर्टेंट एसेज मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। जैसे फेज़ 1 का है द प्रीफेस टू द पोएम, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, एसे इन क्रिटिसिज्म, ऑन द स्टडी सेल्टिक लिटरेचर, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। फेज़ 2 का है कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा, सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेशन, गॉड एंड द बाइबल। और फेज़ 3 का है एसे इन क्रिटिसिज्म सेकेंड सीरीज़। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे कल्चर एंड एनार्की हमने पढ़ लिया, एसे इन क्रिटिसिज्म हमने देखा ये इसका है ना, और ऑन ट्रांसलेटिंग होमर उनका एक लेक्चर था। तो ये सारे डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड हैं, और बेसिक जो फर्स्ट नेम है इसका वो है एसे इन क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ पोइट्री।
स्टडी ऑफ पोइट्री सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का। ये क्रिटिसिज्म है और आपको इसको बहुत डिटेल में स्टडी करना है। इसी में आता है द टचस्टोन मेथड, तो टचस्टोन मेथड को भी आपको यहाँ स्टडी करना है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ पोइट्री, आर्नल्ड कहते हैं कि इंडिविजुअल पोएट को जज करने के लिए दो चीज़ें हैं, कंपैरिजन और एनालिसिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम कंपैरिजन एंड एनालिसिस आर टू टूल्स फॉर जजिंग इंडिविजुअल पोएट्स। ठीक है, अब वो कहते हैं कि चौसर, ड्राइडन, पोप एंड शेली जो है ना, उनमें बेस्ट चीज़ें लैक कर रही हैं। मतलब वो अच्छे पोइट्स नहीं हैं। उसका रीज़न है कि वो हाई सीरियसनेस को लैक करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी है कि चौसर को कौन कहता है कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, तो ये कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। और मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग होमर, सोफोक्ल्स, दंते, मिल्टन, गोएथ एंड वर्ड्सवर्थ ये बेस्ट पोएट्स हैं, ये आइडियल पोएट्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्नल्ड के हिसाब से कौन से पोएट्स जो सीरियसनेस को लैक करते हैं और कौन से पोएट्स आइडियल हैं। आर्नल्ड कहते हैं इवन शेक्सपियर थिंक्स टू मच ऑफ एक्सप्रेशन एंड टू लिटिल ऑफ कंसेप्शन। तो शेक्सपियर के लिए ये जो लाइन है, इवन शेक्सपियर थिंक्स टू मच ऑफ एक्सप्रेशन एंड टू लिटिल ऑफ कंसेप्शन, ये कही है मैथ्यू आर्नल्ड ने। अब यहाँ पे जो हमने देखा द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है आर्नल्ड का। फॉर्मुलेट्स ए क्रिटिकल थियोरी, दो क्रिटिकल थियोरीज इसमें दिखाई गई हैं। फर्स्ट है इपॉक ऑफ एक्सपेंशन एंड सेकेंड इज इपॉक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वर्क में दो क्रिटिकल थियोरीज हैं, इपॉक ऑफ एक्सपेंशन एंड इपॉक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। Arnold asserted that criticism is a positive and noble task. तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि who said that criticism is a positive and noble task? तो this was given by Matthew आर्नल्ड। ओके, अब मैथ्यू आर्नल्ड बिलीव करते हैं कि पोइट्री में ना दो फैलेसीज होती हैं। ठीक है, देयर आर टू फैलेसीज इन पोइट्री अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड। फर्स्ट है हिस्टोरिकल और सेकेंड है पर्सनल इमोशन। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि हमें जो पोइट्री को है ना इंडिविजुअल मेरिट पे जज करना चाहिए, ना कि उसकी हिस्ट्री, पोएट की हिस्ट्री क्या रही है या पोएट का पर्सनल इमोशन क्या है। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली किसी पोइट्री को जज करते हैं तो वो रॉन्ग है। ये मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए एक पोइट्री को एनालाइज करने के टाइम पे। So this was a short revision note on Matthew Arnold. For more such notes, please subscribe to Easy English Literature. Please do hit the like button. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.